हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्कॉलर स्टडी सेंटर। मैं रॉबिन चौधरी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आप जानते हैं हमारी 30 डे स्कोर बूस्टर सीरीज चल रही है। किसके लिए? टीयर 2 इंग्लिश एग्जामिनेशन एसएससी सीजीएल टीयर 2 की हम बात कर रहे हैं, जो आपका 25 अक्टूबर को स्केड्यूल्ड है। तो उसके लिए दोस्तों आज हम लेके आए हैं 6 मार्च 2023 के एग्जाम में, टीयर 2 के एग्जाम में जो एसएससी ने पैसेजेस दिए थे स्टूडेंट्स को पेपर में, वो पैसेजेस हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड इससे पहले हम अभी तक इसके 6 मार्च के ग्रामर, वोकैब, इडियम्स, फिलर्स, क्लोज टेस्ट एंड आपके पीक्यूआरएफ यानी पैरा जंबल्स अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इससे पहले 2 मार्च एंड 3 मार्च के एग्जाम को भी डिस्कस कर चुके हैं। 30 डे में से टुडे इज डे 16 और आज का हमारा 16th सेशन स्टार्ट करने वाले हैं पैसेजेस के साथ, कॉम्प्रिहेंशन के साथ। ठीक है, सो पैसेजेस पे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, देखो पैसेजेस की कोई ट्रिक नहीं होती है, कोई ग्रामर बेस्ड कॉन्सेप्ट्स नहीं चलते हैं। लेकिन जब भी हम पैसेजेस को करते हैं, कोशिश करो कि आपको क्वेश्चन सब मालूम हो पहले से कि ये मुझसे क्या क्वेश्चन पूछने वाला है। पूरे पैसेज को पढ़ने से पहले, वहां पर टाइम वेस्ट करने से पहले, क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम होता है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पहले उनके 3-4 क्वेश्चंस को पढ़ लेंगे कि ये हमसे क्या क्या पूछने वाले हैं, ताकि जब भी पैसेज में हमें वो क्वेश्चंस देखने को मिले, हमें पहले से पता हो कि हमसे ये पूछा गया है, ताकि हम वहीं से उसका आंसर निकाल पाए। ठीक है दोस्तों, सो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहले पैसेज की तरफ चलते हैं हम। पहला पैसेज क्या कहता है, देखिए पढ़ते हैं। द सेज ऑफ साइंस आइंस्टाइन। ओके, ठीक है, आइंस्टाइन साहब के बारे में एक पैसेज है। क्या कहता है वो पढ़ने से पहले हम एक बार इसके 2-3 क्वेश्चंस कर लेते हैं, फटाफट से देखते हैं क्या पूछ रहा है। Why did Einstein refuse to eat? ठीक है, आइंस्टाइन खाना क्यों नहीं खा रहा था। सेकंड क्वेश्चन कहता है एप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज। पूरे पैसेज को पढ़े बिना टाइटल हमें नहीं पता चलेगा। सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज। जब तक पूरे पैसेज को नहीं पढ़ेंगे पूरी थीम नहीं पता चलेगी। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ सेट फ्रॉम द पैसेज। ठीक है, पैसेज में देखना होगा ये वर्ड कहां है। ओके, सो वो क्वेश्चंस थे जो इस पैसेज में थे सारे के सारे। तो अब हमें पता है कि हमें क्या क्या क्वेश्चंस करने हैं। आपके पास जैसे ही एग्जाम में आपका पैसेज खुलेगा, आप 2-3 सेकंड देके नेक्स्ट नेक्स्ट करके उसके क्वेश्चंस एक बार पढ़ लो, ताकि आपको पता हो पैसेज में आपसे क्या पूछा गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2nd, 3rd, 4th जहां भी हमें पता चलेगा कि ये उसके बारे में पूछना चाह रहा है, पैसेज में जहां भी हमें मिलेगा वहीं से हम उसका आंसर कलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है व्हाई डिड आइंस्टाइन रिफ्यूज टू ईट। आइंस्टाइन ने खाना खाने से क्यों मना कर दिया, देखते हैं। एज ही फेल्ट हैप्पी, एज ही फेल्ट वरीड, एज ही फेल्ट गिल्टी, एज ही फेल्ट सिक। देखते हैं। The sage of science, Einstein, was sitting in a depressive and pensive mood one evening. ठीक है, आइंस्टाइन डिप्रेसिव मूड में था, गहन विचार में था। His eyes were brimming with tears. ठीक है, आंसू आ रहे थे। The pain was evident on his face. He peeped out of the window of his room. खिड़की से बाहर देखा। The sun had set up. Okay, देखो क्वेश्चन पढ़ने का फायदा ये है, हमें वर्ड मिल गया सेट। हमें क्या वर्ड मिल गया, सेट वर्ड मिल गया, जिसको हमसे क्वेश्चन नंबर 2nd, क्वेश्चन नंबर 3rd किसी एक क्वेश्चन में पूछा था। तो सबसे पहले उसी को देख लेते हैं। उस क्वेश्चन पे अगर हम जा रहे हैं तो देखो कहां पर है, एंटोनिम है सेट का। ठीक है, तो सेट का एंटोनिम बताना है। क्या सेंटेंस है हमारा, द सन हैड सेट अ फ्यू मिनट्स बैक। कुछ देर पहले ही सूर्य ढला था। ठीक है, अगर सूर्य ढला था तो सूर्य उगता भी है, जैसे हम बचपन से पढ़ते हैं द सन राइजेज फ्रॉम द ईस्ट। ठीक है, सो सेट का एंटोनिम यहां इस कॉन्टेक्स्ट में, सन के कॉन्टेक्स्ट में क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेट का एंटोनिम राइज। देखते हैं। स्टैंड खड़ा होना, गेट अप उठना, राइज। मिल गया सीधा सीधा आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 राइज आपका करेक्ट आंसर है। यहां पर 4th पर लेवल है, वो भी गलत है। सो हमने देखा कि एक पैसेज को पढ़ने से पहले ही उसके अगर हम चारों क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं, चारों क्वेश्चंस को पढ़ने का फायदा क्या होता है
कि आपको पता होता है पैसेज में आगे क्या पूछे जाने वाला है और वहीं से आप आंसर क्लिक कर सकते हो। सो क्वेश्चन नंबर ये थर्ड या फोर्थ जो भी है इसका आंसर हो जाएगा राइज। सेट का एंटोनिम क्या है? राइज। चलो वापस से अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइंस्टाइन ने खाने से क्यों मना कर दिया? ठीक है, सूर्य ढल चुका था, स्काई वाज फिल्ड विद रेडिश ग्लो, लाल लाल हो रहा था आसमान में। At this sunset, he felt that it was humanity that had sunk into devilish darkness. इंसानियत मर गई है, ठीक है। And the reddish glow in the sky was the blood of humanity spilling all over the sky from earth, ठीक है। With tired steps, he walked back to his chair, ठीक है। थके थके पैरों से वो वापस अपनी कुर्सी पर आता है and settled down. It was 9th of August 1945. Okay, atomic attack on Nagasaki. डेट से हमें पता चल रहा है 6 अगस्त को हिरोशिमा, 9 अगस्त को नागासाकी। 3 days back, he had felt the same agony as if someone had torn him apart. He was deeply hurt and depressed when he heard on the radio that America had dropped an atom bomb on Japanese city Hiroshima. Today, within 3 days, another bomb was dropped on another city, Nagasaki, and lakhs of people had been killed. He had heard that the blast released so much energy that it had paled all past destructions in comparison, and death had played out a pitiable dance of destruction. ठीक है, तो खुशी की बात तो है नहीं। आइंस्टाइन खुश था इसलिए उसने खाना खाया, खाना नहीं खाया, ये ऑप्शन तो सीधा सीधा खत्म हो रहा है आपका। वरीड था, गिल्टी था या बीमार था, देख लेते हैं। The flames that broke out of the bomb were burning, melting and exploding buildings. Scared of the heat of the bomb, people had jumped into lakes and rivers, but the water was boiling and people too were burnt and killed. ठीक है, पानी भी उबल रहा था नदियों का, लोग वहां पर भी जल गए पानी से। The animals in the water were already boiled to death. Animals, trees, herbs, fragrant flowering plants were all turned into ashes. The atomic energy destruction had just not stopped there. It had entered the atmosphere there and had spread radiation that would affect people for generations to come and would also bring about destructive, irreversible biological change in animals and plants. ठीक है? As the news of the atomic attack reached Einstein, and he became aware of the glaring horror of the abuse of atomic energy, his distress and restlessness knew no bounds. He could not control himself and picked up his violin. ठीक, उन्होंने violin उठाया to turn his mind on to other things. ठीक, while playing the violin, he tried to dissolve his distress in its sad notes, but could not. He was burning on the embers of destruction. His heart was filled with an ocean of agony, and tears just continued streaming uncontrollably out of his eyes. Night had fallen. रात हो गई थी. His daughter came up and asked him to eat something as he had not taken anything for the last 4 days. हमारे काम की बात शुरू यहां से हो रही है, ठीक है, पैराग्राफ के लास्ट से। His daughter came up and asked him to eat something as he had not taken anything for the last 4 days. 4 दिन से कुछ खाया नहीं था। His voice was restrained and he said, I don't feel like eating. मेरा खाना खाने का मन नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है वो देखते हैं। He could not sleep that night. Lying down, he was thinking how he had drawn the attention of the then American President Roosevelt towards the destructive powers of an atomic bomb. ठीक है, आइंस्टाइन ने क्या किया था, जो प्रेसिडेंट था रूजवेल्ट, उसका ध्यान आकर्षित किया था किस तरफ, डिस्ट्रक्टिव पावर्स ऑफ एटॉमिक बॉम्ब। ही हैड थॉट दैट दिस वुड बी यूज्ड टू स्केयर हिटलर, हिटलर को डराने के काम आएगा, and put an end to the barbarism that Hitler was up to. However, Roosevelt kept him in the dark and made false promises. ठीक है, कि रूजवेल्ट ने अंधेरे में रखा और झूठे वादे किए। Eventually, he had abused Einstein's equation of E is equal to mc square that resulted in the destructive experiments. Okay,
his actions had made science and scientists as murderers। तो यहां पे तो गिल्ट दिख रहा है आइंस्टाइन का, रिमोर्स दिख रहा है, पश्चाताप दिख रहा है कि गलती हो गई। Einstein kept on thinking for a long time. Eventually, he slipped into sleep. When he woke up at dawn, there was a new dawn in him too. The atomic threat had transformed his heart. Okay. So देखो, आइडिया था एटॉमिक बॉम्ब का आइंस्टाइन का कि एनर्जी इतनी ज्यादा रिलीज होगी। उसने बताया प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को एंड हिटलर को डराने का सोचा था, लेकिन वहां पे रियल में एटॉमिक बॉम्ब हुआ, बना, 2 बार ड्रॉप किया था हिरोशिमा और नागासाकी पे, और काफी डिस्ट्रक्टिव पावर देखने को मिली। आपको नहीं दिख रहा सॉरी, आपको नहीं दिख रहा कि आइंस्टाइन को गिल्ट आ रहा है, रिमोर्स आ रहा है, पश्चाताप आ रहा है कि ये मुझसे गलती होगी, मुझे नहीं बताना चाहिए था। ठीक है, सो यहां पर आइंस्टाइन देखो बीमार नहीं था, आइंस्टाइन चिंतित भी नहीं था, आइंस्टाइन रिमोर्स में था, गिल्ट में जी रहा था कि क्यों ही मैंने ये इक्वेशन बता दी, क्यों ही मैंने इसकी एटॉमिक एनर्जी की डिस्ट्रक्टिव पावर वहां पर बता दी। सो ऑप्शन नंबर 3 एज ही फेल्ट गिल्टी, ये आपका करेक्ट आंसर है यहां पर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हमने पूरा पैसेज पढ़ लिया है, अब कहीं से भी वो पूछेगा दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है सेलेक्ट एन एप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज। पूरा पैसेज पढ़ लिया है, टाइटल देखते हैं। वॉर एंड डिस्ट्रक्शन हो सकता है भाई, जंग और उससे होने वाला नुकसान, जो तबाही है उसकी बात कर रहा है, हो सकता है। डेथ इन हिरोशिमा नहीं होगा, क्योंकि हिरोशिमा की बात नहीं करी गई है, बात नागासाकी की हुई है। 3 दिन पहले हिरोशिमा पे डला था बम, वो अलग बात है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत कुछ है पैसेज में। आइंस्टाइन एंड हिज वॉयलिन, वॉयलिन का तो एक ही जगह पे काम आया था, और वो भी आइंस्टाइन को उससे अपना जो गिल्ट था, जो डिस्ट्रेस था, वो दूर नहीं कर पाया था वॉयलिन से। एटम बॉम्ब, एटम बॉम्ब्स का हो सकता है, लेकिन होगा नहीं करेक्ट यहां पे एप्रोप्रिएट, क्योंकि जो 2 इंसिडेंट है एटम बॉम्ब्स के गिराने के, उनको जरूर बताया गया, लेकिन साइंस और उससे निकलने वाली जो डिस्ट्रक्टिव पावर थी, जो लड़ाई चल रही थी, उसका डिस्ट्रक्शन की बात कर रहे थे, वहां पे ज्यादा फोकस है। एटम बॉम्ब्स की जो बात है, एटम बॉम्ब्स पर चलता तो एटम बॉम्ब के डेवलपमेंट की बात करते, कब डेवलप होना शुरू हुआ, कैसे हुआ, प्रोजेक्ट में क्या क्या चीजें चली थी, तो वहां की चीजें भी आती, तो उसके बारे में भी बात नहीं की गई है। सबसे ज्यादा बात किसके ऊपर है फोकस? वॉर एंड डिस्ट्रक्शन के ऊपर, कि जंग होगी तो तबाही होगी, और तबाही किस तरीके से हुई वो यहां पर बताया गया है। ठीक है, सो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, वॉर एंड डिस्ट्रक्शन। इसका टाइटल है, एप्रोप्रिएट टाइटल है पैसेज का। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमसे कह रहा है व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज। ठीक है, पूरे पैसेज की थीम क्या है? आइंस्टाइन एंड हिज लाइफ, नहीं, आइंस्टाइन की पूरी लाइफ के बारे में क्या बात की गई है? कुछ भी नहीं की गई है, गलत। एटॉमिक वॉर एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेज हो सकता है, देखते हैं। आइंस्टाइन एंड हिज लव फॉर म्यूजिक, ये भी नहीं होगा, एक ही जगह वॉयलिन उठाया था। साइंस एंड इट्स बैड साइड, ये भी नहीं होगा, साइंस की बैड साइड थोड़ी है, वो तो साइंस का उपयोग जिस तरीके से किया है, जो यहाँ पे बताया गया है ना कि फॉल्स प्रोमिसेस बनाए थे, किसने? रूजवेल्ट ने। उसने आइंस्टाइन की ये जो इक्वेशन थी इसका एब्यूज किया था। ओके, सो साइंस के बैड साइड नहीं है, यूज करने वाले की बैड साइड जरूर थी। सो यहां पर करेक्ट आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, एटॉमिक वॉर एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेज। जो एटॉमिक जंग है वो और उसके नतीजे जो निकलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ सेट। सेट का हमने देख ही लिया था, राइज यहां पर है, सेट कहां है? द सन हैड सेट। सूरज अगर ढला था तो सूरज उगेगा, उगने का मतलब सन राइजेस, तो यहां पर राइज आपका करेक्ट आंसर है। चलिए, तो ये पैसेज था, आई थिंक इतने ही क्वेश्चन है इसमें। अगला देखते हैं, अगला क्या कहता है हमसे। अब यहाँ पे हम फिर से एक बार सभी क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। विच सैटेलाइट वाज इंजेक्टेड इनटू द ऑर्बिट फर्स्ट?
सबसे पहले कौन से सैटेलाइट ऑर्बिट में इंजेक्ट की गई थी। दूसरा क्वेश्चन हमसे कह रहा है मैच द सैटेलाइट्स विद देयर वेट, ठीक है, सैटेलाइट्स गिवन है, उनका वेट मैच करना है। तीसरा व्हाट इज द पैसेज मेनली अबाउट, ठीक है, पूरा पैसेज पढ़ के पता चलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस कैन नॉट बी आंसर्ड आफ्टर रीडिंग द अबव पैसेज, ये अगला पैसेज आ गया ये तो, ठीक है। यहाँ आफ्टर रीडिंग द पैसेज इट कैन बी इन्फर्ड दैट इट इज, ठीक है, ये भी पूरा पैसेज पढ़ने के बाद हमें पता चलेगा। चलिए देखते हैं फिर हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। विच सैटेलाइट वॉज इंजेक्टेड इनटू द ऑर्बिट फर्स्ट, सबसे पहले कौन से सैटेलाइट इंजेक्ट की गई थी, पढ़ते हैं। द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो announced another successful mission. इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ said that 3 small satellites, कितनी सैटेलाइट्स है, 3, successfully separated and were injected into the orbit. ISRO had launched 3 small satellites powered by कौन सा रॉकेट था, SSLV D2 launch vehicle from Satish Dhawan Space Center at Sriharikota on February this at 9:18 AM Indian Standard Time. The launch vehicle was carrying, okay, satellites के नाम है EOS-7, JANUS-1, आजादी SAT-2, ये सैटेलाइट्स, ये 3 सैटेलाइट्स है, तो एक ऑप्शन तो कटेगा 4 में से, EOS है, JANUS है, आजादी सेट है। एंटारिस ये सैटेलाइट नहीं है जो गई थी, काट दो। And aimed to inject them into a 450 kilometer circular orbit. Launch took place at the first launch pad at Satish Dhawan Space Center, Sriharikota. SSLV D2 had to take a 15-minute flight to inject EOS-7, JANUS-1, आजादी से, ठीक है, 15 मिनट की फ्लाइट थी। It is configured with 3 solid propulsion stages. रॉकेट की बात हो रही है, 3 stages थी इसकी, and a velocity terminal module. It is a 34-meter tall, 2-meter diameter vehicle having a lift of mass of 120 ton, said ISRO. The EOS satellite weighs 156.3 kg. वेट का क्वेश्चन पूछा था, आ जाते हैं वेट के क्वेश्चन पर सीधा, ठीक है। कहां है EOS सैटेलाइट, वेज EOS-7 सैटेलाइट जो है इसका वेट है 156.3 kg। तो ए पर है EOS, 2 पर है 156, तो ए मैच होगा आपका 2 से। यहां पे मैच हो रहा है, यहां नहीं हो रहा, काट दो। यहां पे मैच हो रहा है, देखते हैं, यहां मैच नहीं हो रहा, काट दो। सो 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, 2 बच गए, तो बाकी का पढ़ते हैं। एंड इज मेड बाय इसरो अबाउट 13 मिनट्स इनटू इट्स फ्लाइट द SSLV रॉकेट ejected EOS-07 and soon after that other 2 satellites. सबसे पहले क्वेश्चन था फर्स्ट सैटेलाइट, ठीक है, फर्स्ट सैटेलाइट था, फर्स्ट सैटेलाइट कौन सी गई, EOS-07, वहां पर आएंगे उस क्वेश्चन पर अभी, ठीक है, वेट देख रहे हैं अभी। अदर 2 सैटेलाइट्स JANUS-1 एंड आजादी SAT-2 ये इजेक्ट हुए थे उसके बाद। कहां पर, 4 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर। विद द न्यू रॉकेट इन इट्स पोर्टफोलियो इसरो विल हैव 3 रॉकेट्स, PSLV एंड इट्स वेरिएंट्स, GSLV एंड SSLV, ठीक है, ये इनकी कॉस्ट वगैरह दी गई थी, हमसे क्वेश्चन में पूछा नहीं हुआ इसलिए नहीं पढ़ा। New experiments include MM wave humidity sounder and spectrum monitoring payload. JANUS-1 का वेट है 10.2 kg. So JANUS-1 यानी C, इसका वेट है, C मैच होगा 1 पर, यहाँ C थर्ड पे मैच हो रहा है, ये ऑप्शन भी आपका कट गया। सो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर है, क्यों, क्योंकि EOS-07 है वो 156 से मैच हो गया, JANUS-1 जो है वो 10.2 से मैच हो गया, बच गया 1, वो भी मैच हो जाएगा, ठीक है। सो ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर। अब चलते हैं हमारे वापस उस क्वेश्चन पर जहां जिसने पूछा था पहले कौन सी सैटेलाइट गई थी। सो हमने अभी देखा था सबसे पहले EOS-07 सैटेलाइट जो है इसको इंजेक्ट किया गया था, कहां पढ़ा था हमने, सबसे पहले इसको इजेक्ट किया गया था,
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द पैसेज मेनली अबाउट। ठीक है, अब पूरा पैसेज पढ़ लेते हैं हम फिर फटाफट। कहां तक पढ़ लिया था हमने इनका, ओके। जेनस 1 10.2 kg सैटेलाइट बिलोंग्स टू एंटारिस यूएसए। एंटारिस कंपनी का नाम है, ठीक है। 8.7 kg सैटेलाइट आजादी सेट 2, आजादी सेट का भी वेट आ गया यहाँ पर। इज ए कंबाइंड एफर्ट ऑफ about 750 girl students across India guided by Space Kids India। ये एक कंपनी है चेन्नई में। It added SSLV caters to the launch of up to 500 kg satellites। ठीक है, 500 किलो की सैटेलाइट तक कर सकते हैं। To low Earth orbits on launch on demand basis। It provides low cost access to space, offers low turnaround time and flexibility in accommodating multiple satellites and demands minimal launch infrastructure as per a statement by ISRO। ठीक है, as per a statement by ISRO, तो डायरेक्ट इसरो ने कोई बात नहीं बोली है, इसरो ने स्टेटमेंट दी है। इसरो ने स्टेटमेंट किसको दी होगी, देखते हैं। द पैसेज इज मेनली अबाउट पैसेज इज मेनली अबाउट न्यू एक्सपेरिमेंट्स ऑन सैटेलाइट बाई इसरो। नहीं, सैटेलाइट पर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं चल रहा है। लॉन्च ऑफ 3 स्मॉल सैटेलाइट्स इन ऑर्बिट बाई इसरो, हाँ सही है, इसी की बात की गई है। बाकी 2 ऑप्शन भी देख लेते हैं। डेवलपमेंट ऑफ एसएसएलवी रॉकेट बाई इसरो। एसएसएलवी रॉकेट की डेवलपमेंट की बात करते हैं तो और डिटेल में जाते, यहां पर सिर्फ एक लाइन बताकर छोड़ दिया था उसका। एफर्ट्स टू कट कॉस्ट ऑफ सैटेलाइट्स बाय इसरो, एफर्ट्स की बात नहीं की गई है यहां पर। इकलौता आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, ये आपका राइट आंसर है, जो कहता है लॉन्च ऑफ 3 स्मॉल सैटेलाइट्स इन ऑर्बिट बाय इसरो। इसरो ने 3 सैटेलाइट्स ऑर्बिट में लॉन्च की है, ठीक है। ये इसकी सेंट्रल बात की गई थी इस पैसेज में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, आफ्टर रीडिंग द पैसेज इट कैन बी इन्फर्ड दैट इट इज अ गवर्नमेंट रिलीज, अ न्यूज आइटम, अ मैगजीन आर्टिकल एंड एडिटोरियल। देखो, एज पर स्टेटमेंट बाय इसरो, इसरो ने स्टेटमेंट दी और उस स्टेटमेंट को छापा गया। छापता कौन है, या तो न्यूज पेपर वाले। गवर्नमेंट रिलीज करेगा तो इसरो स्टेटमेंट नहीं देगा, उसमें गवर्नमेंट अपनी बात बोलेगी। न्यूज आइटम हो सकता है, मैगजीन आर्टिकल, देखो मैगजीन आर्टिकल नॉर्मली आपके एंटरटेनमेंट से या हेल्थ वगैरह से रिलेटेड होंगे। यहां पर मैगजीन आर्टिकल भी मैगजीन लिखेगा, न्यूज आइटम में ही इसरो अपनी स्टेटमेंट देगा। सो यहां पर ये ज्यादा एप्रोप्रिएट है मैगजीन आर्टिकल की बजाय, ठीक है। चौथा ऑप्शन एडिटोरियल, एडिटोरियल भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि किसी एडिटर ने नहीं लिखा है। एडिटर लिखता, अपने विचार देता, तो वहां पे एडिटोरियल माना जाता। सो यहां करेक्ट ऑप्शन आपका ओनली ऑप्शन नंबर 2 है, अ न्यूज आइटम। ये एक न्यूज आइटम है, वहां से उठाया गया है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, ठीक है, अगला पैसेज आ गया है, इसके चारों क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस कैन नॉट बी आंसर्ड आफ्टर रीडिंग द अबव पैसेज। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन नहीं आंसर किया जा सकता, पूरा पैसेज पढ़ेंगे तभी पता चलेगा। अगले क्वेश्चन पर चलो। मैच द कॉन्टिनेंट्स विद नंबर ऑफ रामसर साइट्स। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, उधर कॉन्टिनेंट्स है, इधर नंबर ऑफ रामसर साइट्स गिवन है, तो देखते हैं, ये भी डेटा हमें पैसेज से मिलेगा। इन इंडिया व्हाट काइंड ऑफ वेटलैंड्स ऑक्यूपाई द लार्जेस्ट एरिया। ठीक है, कौन से वेटलैंड्स है जो लार्जेस्ट एरिया में है इंडिया में, ये भी पैसेज में मिलेगा। अंडर विच कैटेगरी ऑफ वेटलैंड्स आर डेल्टा एंड मैंग्रोव स्वैम्स इंक्लूडेड। किस कैटेगरी में डेल्टा और मैंग्रोव वाले जो स्वैम्स है वो इंक्लूड होंगे, ये भी देखते हैं। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन है, हमने क्वेश्चन पढ़ लिए। अब हमें जहां भी पैसेज में ये क्वेश्चन मिलेंगे वहीं से हमारा आंसर मिल जाएगा। पढ़ते, wetlands are amongst the most productive ecosystems on the earth and provide many important services to human society. They exhibit an enormous diversity according to their genesis, geographical location, water regime and chemistry, dominant species and soil and sediment characteristics,
Globally, the aerial extent of wetland ecosystems ranges from 917 million hectares to more than 1275 million hectares. One of the widely used wetland classification, okay, one of the first, ये कुछ fonts का issue है, one of the first widely used wetland classification system devised by Cowardin et al. 1979 categorized wetlands into wetlands का categorization देख रहे हम coastal wetlands, estuarine including deltas, tidal marshes and mangrove. एक क्वेश्चन था हमारे पास, देखो डेल्टा और मैंग्रोव वाला, ठीक है, वहां का आंसर हमें यहां मिल गया, डेल्टा और मैंग्रोव वाला। तो देखो ये एस्ट्यूरियन उसका आंसर हो जाएगा, जिसमें पूछा गया था डेल्टा और मैंग्रोव स्वैम्प्स जो है वो किस में आते हैं। तो एक आंसर हमें मिला, आगे पढ़ते हैं। लेक्यूस्ट्रीन लेक्स, रिवेराइन अलोंग रिवर्स एंड स्ट्रीम्स, पेलिस्ट्राइन मार्सेस, स्वाम्प्स एंड बॉग्स में है, बेस्ड ऑन देयर हाइड्रोलॉजिकल, इकोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। Ramsar Convention on Wetlands was an international treaty signed in 1971. Overall, 1,050 sites in Europe, 289 sites in Asia, 359 sites in Africa, 175 sites in South America, 211 sites in North America, 79 sites in Oceania region. मिल गया हमें। तो देखो कहां पर है, इस क्वेश्चन पर बाद में आएंगे, क्योंकि ये पूरा उसको ले रहा है ये क्वेश्चन। हम चलते हैं सबसे पहले हमारे जहां जहां हमें क्वेश्चन पूछा गया है, क्या था, मैच करना है। देखो नॉर्थ अमेरिका में कितने हैं, 211 पढ़ा था अभी, नॉर्थ अमेरिका में 211। तो देखो ए है, ए का क्या आंसर होगा, 2। तो ए का 2 ये सही हो सकता है, ये सही हो सकता है, ए का 4 ये गलत है, ए का 3 ये गलत है, 2 एलिमिनेट हो गए। आगे पढ़ो, यूरोप, यूरोप में 1052 था, 1052 यूरोप में 1052। तो 2 का 1 होगा, बी यानी बी का 1 ये सही है, ये भी कट गया, बी का 3 गिवन था। सो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि हमने 2 मैच किए और वहीं से मैच हो गए, बाकी सभी ऑप्शंस आपके एलिमिनेट हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब एक क्वेश्चन क्या था, अगला क्वेश्चन कहता है आपसे कि इंडिया में कौन से वेटलैंड्स लार्जेस्ट एरिया करते हैं, इस पे आएंगे वापस। अंडर विच कैटेगरी ऑफ वेटलैंड्स आर डेल्टा एंड मैंग्रोव स्वैम्प्स इंक्लूडेड। डेल्टा और मैंग्रोव का पूछा था, यहां पर है, देखो सीधा सीधा, ठीक है। सो एस्ट्यूरियन कहां पे, मैराइन नहीं होगा, एस्ट्यूरियन आपका करेक्ट आंसर है। लेक्यूस्ट्रीन नहीं होगा, फिर ये लेक्स का होता है, पेलिस्ट्रीन नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर 2 एस्ट्यूरियन जो है आपके वेटलैंड्स है, उसके अंदर आते हैं डेल्टाज और मैंग्रोव स्वैम्प्स, ठीक है। तो ये आपको मालूम रहेगा। चलो अब कौन से क्वेश्चन हम छोड़ के आए थे वो देखते हैं। आगे कोई क्वेश्चन नहीं है, लास्ट था। तो इंडिया में कौन सा लार्जेस्ट है और कौन सा आंसर नहीं किया जा सकता है, ठीक है, देखते हैं। अब इसमें अगर आप देखो कहां तक पढ़ लिया था वो पढ़ते हैं पहले। 79 sites in Oceania region have been identified as Ramsar sites or wetlands of international importance. As per Ramsar Convention definition, most of natural water bodies such as rivers, lakes, coastal lagoons, mangrove, peatland, coral reefs and man-made wetlands such as ponds, farm ponds, irrigated fields, sacred groves, salt pans, reservoirs, gravel pits, sewage farms and canals in India constitute the wetland ecosystem distributed in different geographical regions ranging from Himalayas to Deccan Plateau. As of February 2022, India has 49 Ramsar sites. कितनी है? 49 Ramsar sites
million hectare, accounting for nearly 4.7% of total geographical area of the country. Out of this, areas under inland wetlands accounts for 69. ठीक है, यहां पे देखो क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, इंडिया में कौन सा वेटलैंड सबसे ज्यादा एरिया ऑक्यूपाई करता है, तो कौन से, देखो इनलैंड है ना, वो 69% है, इनलैंड वाले जो वेटलैंड है वो 69% है सबसे ज्यादा। आगे का पढ़ लो, कोस्टल 27, अदर वेटलैंड्स है 2.25 हेक्टेयर से छोटे वाले वो 4%। तो मैक्सिमम एरिया कौन सा है, इनलैंड वेटलैंड का, इनलैंड वेटलैंड का है ऑप्शन नंबर 3, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया है। ठीक है, सीधा सीधा। इसके बाद वापस आते हैं हम हमारे उसी क्वेश्चन पर। Gujarat has the highest proportion 17.5%. Mizoram has the lowest proportion 0.66% of the area under wetland. Among union territories, Lakshadweep has highest proportion around 96% and Chandigarh has the least proportion 3% of geographical area under wetland. Okay, हमने पूरा पैसेज पढ़ लिया है, एक क्वेश्चन का आंसर करना बाकी है, इसको कर लेते हैं। Which of the following questions cannot be answered after reading the above passage? कौन सा आंसर नहीं किया जा सकता है? How many Ramsar sites are there in the world? ये आंसर हमने किया था, देखो यहाँ पर ये सारा डेटा जो चल रहा है वो वर्ल्ड में कितनी रामसर साइट्स है उसका आंसर हमने किया था। सो ये वाला ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया क्योंकि आपने इसको तो देखा है। व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ वेटलैंड्स? क्लासिफिकेशन भी किया है भाई, क्लासिफिकेशन कहाँ किया है? एस्चुरियन है, मैराइन है, फिर पेलिस्ट्रीन है, रिवेराइन है, लेक्स्ट्राइन है, ये सब इसका क्लासिफिकेशन ही तो है, तो वो भी कर सकते हैं। Why are wetlands important for human societies? ऐसा तो नहीं, इसका तो नहीं पढ़ा कुछ भी, देखते हैं इसको। How much area is covered by wetlands in India? इंडिया में कितना एरिया कवर्ड है? यहां पर गिवन था हाईएस्ट इन साउथ एशिया। सो ये भी आप आंसर कर पा रहे हो, तो ये भी हटा दो। क्या नहीं मिला हमें कि वेटलैंड्स ह्यूमन सोसाइटीज के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? वेटलैंड्स ह्यूमन सोसाइटीज के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ये हमें इस पैसेज से नहीं मिला है। ठीक है दोस्तों, सो ये थे हमारे 6 मार्च के टीयर 2 एग्जाम के सारे पैसेजेस जो अभी गिवन थे। ठीक है, आई होप आपको ये चीज क्लियर रही है। सो हमने देखा है कि पैसेज आपके कितने भी लेंथी हो सकते हैं, एसएससी ने अपने पैसेजेस टिपिकल बनाने की कोशिश की है, लेकिन इसके साथ ही इंग्लिश वाले सेक्शन में आपके पास टाइम भी सफिशिएंट है। सो आपको क्या करना है, उस लिमिटेड टाइम में सफिशिएंट है, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा सफिशिएंट है, उस टाइम में आपको पैसेज पर आते ही पहले एक बार क्वेश्चन अगर पढ़ लोगे चारों, तो आपको पता होगा क्या क्या पूछने वाला है। जब जब आपसे वो पैसेज में आंसर दिखता है आपको, आप उसी क्वेश्चन को टिक कर सकते हो। ठीक है, इसी के साथ विराम लूंगा, अपनी पढ़ाई जारी रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, रैंक लेकर आइए, कंधों पर सितारे लाइए। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, हैव अ गुड डे।